Hello dear friends, welcome back in the fifth part of JEE Electrical Important MCQ series। दोस्तों पिछले पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम द वेट ऑफ कॉपर यूज्ड इज प्रोपोर्शनल टू डैश। तो दोस्तों इसका आंसर 5 लोगों ने सही दिया हुआ है। उनके नाम है कुलवीर सिंह, अंजलि आमेरिया, इलेक्ट्रो इन्फिनिटी, तेजू जसवाल, जसविंदर कुमार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 1/E²। ट्रांसमिशन सिस्टम में जो वेट ऑफ कॉपर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/E² के, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वेट ऑफ कॉपर जितना यूज होने वाला है ट्रांसमिशन सिस्टम में वो डिपेंड करता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ दी वोल्टेज के। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत में भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है और नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम मेंशन किए जाएंगे जो राइट आंसर करेंगे। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्यूमिनियम इज नॉट यूज्ड एज वाइंडिंग वायर इन डीसी machine armature as it is costlier, requires large winding space, is of lower thermal conductivity। तो दोस्तों हमें बताना है कि एल्यूमिनियम को हम डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में एक वाइंडिंग वायर के तौर पे यूज क्यों नहीं करते। तो दोस्तों क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम मटेरियल होता है उसकी कंडक्टिविटी कॉपर से बहुत कम होती है। कितनी होती है? 60% होती है कॉपर की कंडक्टिविटी की, जिसके कारण अगर आप एल्यूमिनियम को यूज करेंगे कॉपर के जगह पे तो एल्यूमिनियम का जो कंडक्टर हमें मोटा यूज करना पड़ेगा, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को कैरी कर सके जितना कि कॉपर का कंडक्टर कैरी करता है, जिसके चलते जो आपका वाइंडिंग का जो स्पेस है वो ज़्यादा लगेगा एल्यूमिनियम के लिए, क्योंकि वहाँ पे लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया की वायर यूज कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पे कॉपर की वायर यूज करेंगे तो वो पतली होगी तो वो कम स्पेस घेरेगी, तो वहाँ पे साइज़ कम रहेगा। लेकिन एल्यूमिनियम की करेंगे तो वहाँ पे जो आपका आर्मेचर यानी कि जो डीसी मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट होता है जिसे हम आर्मेचर भी बोलते हैं, वो उसका साइज़ बढ़ जाएगा एल्यूमिनियम की वाइंडिंग उसमें यूज करने पे, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा रहेगा और वो ज़्यादा स्पेस घेरेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिक्वायर्स लार्ज वाइंडिंग स्पेस। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीथ इन द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन आर समटाइम्स skewed. This is done to reduce hysteresis losses, copper losses, vibrations, eddy current losses। तो दोस्तों पूछा गया कि जो डीसी मशीन होती है, डीसी मशीन के जो आर्मेचर यानी कि जो रोटेटिंग पार्ट होता है जिसमें आपने स्लॉट कट किए होते हैं और उसमें आर्मेचर वाइंडिंग यूज की होती है, तो स्लॉट कट करने के कारण जो सिलेंड्रिकल आर्मेचर है उसमें टीथ जैसे बने होते हैं और वो टीथ होते हैं वो स्क्यूड होते हैं, वो सीधे नहीं होते, स्क्यूड रहती है, उनकी डायरेक्शन रहती है। उनको स्क्यूड क्यों किया जाता है तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका कारण ये है कि हमें जो वाइब्रेशन कम मिले इसलिए हम उनको स्क्यूड करते हैं। स्क्यूड करने का पर्पस होता है टू रिड्यूस वाइब्रेशंस, तो इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश एम्प्लॉयड एज हीटिंग एलिमेंट फॉर टेम्परेचर अप टू 1350 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन है आपके पास सिलिकॉन कार्बाइड, नाइक्रोम, कॉपर, कार्बन। तो दोस्तों हमें बताना है कि कौन से हीटिंग एलिमेंट को हम 1350 डिग्री सेल्सियस तक यूज कर सकते हैं। तो नाइक्रोम मटेरियल को हम एज ए हीटिंग एलिमेंट यूज कर सकते हैं 1350 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि नाइक्रोम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट विदाउट एनी एप्रिसिएबल लॉस ऑफ पावर इज कॉल्ड डैश मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटिंग, एंटी फेरोमैग्नेटिक, सुपर कंडक्टिंग। तो दोस्तों हमसे पूछा गया कि ऐसे मटेरियल जो कि अपने में से फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि रोकते हैं, अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं और साथ में ही उसमें इस फ्लो ऑफ करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के तौर पे वहाँ पे कोई भी पावर लॉस नहीं होता है। जैसे कि रेजिस्टर होता है ना, रेजिस्टर उसमें क्या है, वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, लेकिन अपोज करने के साथ साथ उसमें पावर लॉस भी होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में वहाँ पे पावर लॉस भी होता है। उस करंट को अपोज करने के चक्कर में वहाँ पे हीट की फॉर्म में पावर लॉस होता है। लेकिन ऐसी मटेरियल जहाँ पे आपका करंट ऑब्स्ट्रक्ट भी हो रहा है यानी कि करंट के फ्लो को रोका भी जा रहा है लेकिन वहाँ पे कोई पावर लॉस भी नहीं हो रहा है, तो ऐसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको पता है, लेकिन हम इसको गलत कर लेते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। तो दोस्तों ऐसी मटेरियल को हम बोलेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि इंसुलेटर क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो करंट को अपने में से जाने ही नहीं देता, उसको वो अपने में से करंट जाने ही नहीं देगा, तो उसमें कोई पावर लॉस भी नहीं होता। तो ऐसे मटेरियल को हम बोल रहे हैं इंसुलेटिंग मटेरियल, वो अपने में से कोई पावर लॉस भी नहीं होने देता। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिफ्लेक्टर ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ बेरिलियम, स्टील, बोरोन, कास्ट आयरन।
तो दोस्तों हमें बताना है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिफ्लेक्टर यूज होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं। मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पिछले किसी पार्ट में बता दिया है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है जहाँ पे फिशन रिएक्शन होता है, और जो रिफ्लेक्टर यूज होता है उसमें रिफ्लेक्टर का काम ये होता है कि जब फिशन रिएक्शन में जो आपके बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, हाई स्पीड में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उनको स्लो डाउन करता है मॉडरेटर, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो कुछ न्यूट्रॉन आपकी इधर उधर भाग जाते हैं, तो इधर उधर जो जा रहे हैं न्यूट्रॉन उनको क्या करता है, उनको रिफ्लेक्टर क्या करता है, उनको रिफ्लेक्ट करके उनको रिटर्न इनटू द कोर कर देता है। रिफ्लेक्टर उनको रिटर्न कर देता है, जो भी इधर उधर को आपके रैंडम जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको बैक रिफ्लेक्ट करके फिशन रिएक्शन में यूज करता है। तो दोस्तों जो रिफ्लेक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूज करते हैं वो बेरिलियम का बना होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है बेरिलियम। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वोल्टेज गेन ऑफ एमीटर फॉलोअर इज डैश। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम एमीटर फॉलोअर सर्किट यूज करते हैं उसका जो वोल्टेज गेन है वो कितना होता है, तो दोस्तों वो होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है, तो इसका राइट आंसर है बी। दोस्तों एमीटर फॉलोअर सर्किट को हम इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑपरेटिंग अ 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर एट 50 हर्ट्ज ओनली वोल्टेज इज रिड्यूस in the same proportion as the frequency. Both voltage and kVA rating are reduced in the same proportion as frequency. Only kVA rating is reduced in the same proportion as frequency. None of the above. तो दोस्तों हमें बताना है कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, 400 हर्ट्ज उसकी रेटिंग है, ठीक है, ऑपरेटिंग रेटिंग उसकी 400 हर्ट्ज है, लेकिन उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं 50 हर्ट्ज पे, तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम 400 हर्ट्ज के ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें जो वोल्टेज है और उसकी जो केवीए रेटिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी सेम प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में आपकी फ्रीक्वेंसी भी रिड्यूस हो रही है। 400 हर्ट्ज से आपने 50 हर्ट्ज के लिए जिस प्रोपोर्शन से आपने फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया, इसी प्रोपोर्शन में आपकी वोल्टेज और उसकी केवीए रेटिंग भी रिड्यूस होगी। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बोथ वोल्टेज एंड केवीए रेटिंग्स आर रिड्यूस इन द सेम प्रोपोर्शन एज द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेटिंग ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डैश फॉल्ट। हमें बताना है जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उनकी जो रेटिंग हम देते हैं वो किस बेस पे डिटरमाइन की जाती है, किन फॉल्ट के बेस पे डिटरमाइन की जाती है, किस फॉल्ट के बेस पे वो रेटिंग हम उनको देते हैं। तो दोस्तों वो लाइन टू लाइन फॉल्ट के बेस पे देते हैं, या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के बेस पे देते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट के बेस पे देते हैं, या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के बेस पे देते हैं। तो दोस्तों जो हम सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग देते हैं वो हम सिमेट्रिकल फॉल्ट के बेस पे उसकी रेटिंग को डिटरमाइन करते हैं। क्या होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट, तो दोस्तों सिमेट्रिकल फॉल्ट्स वो फॉल्ट होते हैं जिसमें आपके तीनों के तीनों फेस इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब इसमें आपके तीनों के तीनों फेस इफेक्टेड होंगे, और ये फॉल्ट सबसे डेंजरस फॉल्ट होता है, इसमें तीनों के तीनों फेस आपके फॉल्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका शॉर्ट सर्किट हुआ, तीनों फेस आपके शॉर्ट सर्किट हो गए, तो कितना डेंजरस शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। और इसके अलावा जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होते हैं उसमें आपके जिसमें एक या दो फेस आपके इन्वॉल्व होंगे वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, ये इसके कंपेयर में कम डेंजरस होते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट के कंपेयर में। तो इसलिए जो सर्किट ब्रेकर की जो रेटिंग दी जाती है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट के बेस पे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, इन कांडो सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन सिंगल फेस इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, थ्री फेस इज कन्वर्टेड इनटू डीसी, सिंगल फेस एसी इज कन्वर्टेड इनटू थ्री फेस एसी, थ्री फेस एसी इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल फेस। तो दोस्तों जो कांडो सिस्टम होता है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का, उसमें हम क्या करते हैं, जो सिंगल फेस है उसको कन्वर्ट करते हैं थ्री फेस एसी में, सिंगल फेस एसी को कन्वर्ट करते हैं थ्री फेस एसी में। मतलब सिंगल फेस आप दे रहे हैं लेकिन आगे आप उस सिंगल फेस से थ्री फेस बना रहे हो, फिर आगे जो जितने भी आपकी मोटर्स वगैरह हैं ट्रांसफार्मर्स वो थ्री फेस पे आगे ऑपरेट हो रहे हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगल फेस एसी इज कन्वर्टेड इनटू थ्री फेस एसी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, द चार्जिंग करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज ड्यू टू कोरोना इफेक्ट बिकॉज कोरोना इंक्रीजेज लाइन करंट, इफेक्टिव लाइन वोल्टेज, द इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर, पावर लॉस इन लाइन। तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि जो ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट के कारण उसमें जो चार्जिंग करंट इंक्रीज हो जाता है वो क्यों इंक्रीज होता है, कोरोना इफेक्ट के कारण ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट इंक्रीज क्यों होता है, तो ये पूछा गया है। कोरोना इफेक्ट को आप जानते ही हैं, कोरोना इफेक्ट क्या होता है, वायरस वाला कोरोना नहीं, इलेक्ट्रिकल वाला कोरोना। कोरोना जैसे कि हाई वोल्टेज के केस में जो हाई वोल्टेज की जो लाइन होती है 33 kV के ऊपर जो लाइन्स होती है उसमें क्या हो जाता है कि जो आसपास की जो एयर है, जो
कंडक्टर जो ओवरहेड कंडक्टर है उसके आसपास की जो सराउंडिंग की एयर है उसको वो आयनाइज कर देता है, सराउंडिंग की एयर को आयनाइज कर देगा, तो वो एज ए कंडक्टिंग मीडियम बन जाएगा। वो एक आर्टिफिशियल मतलब एक टाइप का वर्चुअल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो कंडक्टिंग बन गया जो एयर है सराउंडिंग की। तो उसमें क्या है, उसमें जो उसके चार्ज कुछ जो कंडक्टर में से चार्ज लीक हो रहे हैं, क्योंकि वो भी कंडक्टिंग मीडियम बन गया है, उसमें भी आपके कुछ चार्ज लीक होते हैं। तो इसके कारण जैसे वो आपके लीक हो रहे हैं चार्ज उसमें से कंडक्टर में से सराउंडिंग की जो आयनाइज गैस है उसके लिए, तो वहाँ पे आपको हीजिंग साउंड आती है, हीजिंग जैसी साउंड आती है। उस हीजिंग साउंड को आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं जब आप किसी कंडक्टर के नीचे से जाते हो। तो उसी को हम कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। और इस कोरोना इफेक्ट के कारण जो लॉस होता है उसको कोरोना लॉस बोलते हैं। लॉस कैसे हुआ, क्योंकि आपके जो कंडक्टर के चार्ज वो बाहर लीक हो रहे हैं ना सराउंडिंग में, तो वो लॉस हुआ आपका, तो उसको बोलते हैं कोरोना लॉस। तो इस कोरोना लॉस के कारण आपकी जो चार्जिंग करंट है वो भी इंक्रीज होता है। चार्जिंग करंट को समझते हो ना, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में आपकी जो ट्रांसमिशन की जो फेजेज हैं वो एज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करते हैं। जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या करता है, कोई भी कैपेसिटर वो चार्ज को स्टोर करता है, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। तो जो ट्रांसमिशन लाइन के जो कंडक्टर है वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह काम करते हैं, वो चार्ज को स्टोर करते हैं, जिसके कारण आपका चार्जिंग करंट फ्लो होता है ट्रांसमिशन लाइन में। और इन्हीं चार्जिंग करंट के कारण आपकी जो है वोल्टेज भी इंक्रीज होती है, रिसीविंग एंड की वोल्टेज इंक्रीज होती है जब लाइट लोड की कंडीशन हो। मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है कि जब लाइट लोड की कंडीशन हो तो जो आपकी चार्जिंग करंट यानी कि जो चार्ज स्टोर किए हुए लाइन है इसके कारण उसके जो रिसीविंग एंड की वोल्टेज वो सेंडिंग एंड की वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है। मतलब अपने सेंडिंग एंड में आपकी 420 kV है तो हो सकता है रिसीविंग एंड में आपको 425 kV मिल जाए, 430 kV मिल जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर किए हैं जिसके कारण चार्जिंग करंट फ्लो होगा उसके कारण आपकी वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। ठीक है, फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अब अभी हमें फेरेंटी इफेक्ट को डिस्कस नहीं करना है, हम सिर्फ चार्जिंग करंट की बात करने। तो चार्जिंग करंट इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि कोरोना इफेक्ट के कारण आपका जो कंडक्टर है उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है ओवरऑल। कैसे, क्योंकि कंडक्टर का डायमीटर जो है वो तो है, लेकिन कोरोना इफेक्ट के कारण उसकी जो सराउंडिंग की जो एयर है वो भी आयनाइज हो गई है, जिसके कारण वो भी एक कंडक्टिंग मीडियम बन गया है। अगर उसको भी हम कंडक्टर में ही काउंट करें तो ओवरऑल जो कंडक्टर का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो चुका है, जिसके चलते जो आपका कंडक्टर है वो ज़्यादा चार्ज को अब स्टोर करेगा, क्योंकि उसका जो वर्चुअल डायमीटर वो इंक्रीज हो चुका है और ज़्यादा चार्जेस को वो स्टोर करेगा, जिसके कारण ज़्यादा आपका चार्जिंग करंट फ्लो होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है द इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर इंक्रीजेज। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द इफेक्टिव कंडक्टर डायमीटर इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, फॉर ए 400 kV लाइन द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर्स इज अराउंड डैश। तो आपको बताना है, ऑप्शन आपके पास दिए हैं कि 400 kV की जो लाइन है उनकी जो फेजेज होते हैं उनके बीच की जो क्लियरेंस यानी कि जो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर करना। बाकी इस वीडियो की जो PDF रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से उसको ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।